हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यस। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या आप लोग फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्या आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं? तो उसका जो लास्ट टॉपिक आता है, जो पॉइंट आता है, जिसे बोलता जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो उस चीज़ को आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपको स्वागत है। वेलकम टू पवन जी क्लासेस, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आपको पवन जी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक को बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हम आपको ये बताना चाहेंगे, हम सिर्फ सुनाना चाहेंगे आपको कि क्या आप मेरे जैसा बोल पाते हैं, क्या आप इस प्रकार से समझ पाए हैं जो हम अभी दिखाने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रायोरिटी मेरा ये होता है कि बच्चे को समझाने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा कुछ अलग तरीका है, कुछ अलग टीचर का कुछ अलग तरीका है, बट मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे से बच्चे समझ पा रहे हैं, मैं बहुत सारा कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे से बच्चे पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक को लेकर आए और बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसे याद करना है। तो मैं एनसीईआरटी लेकर आया हूँ, इस एनसीईआरटी की पेज लेकर आया हूँ और एनसीईआरटी की पेज को बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग आज काम करेंगे। अब मैं आपको बड़ा दिख रहा हूँ, है ना? नहीं दिख रहा हूँ? बड़ा दिख रहा हूँगा, हाँ ठीक है, दिख रहा ना। अब मैं आपको बात करूँगा, सबसे पहली बात है कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, ये मेरा पूरा फुल एनसीईआरटी है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे क्या बोलते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11th का एग्ज़ाम देंगे, उसे MCQ निकालना होता है, MCQ सॉल्व करना होता है। तो इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहली बात है, हम जानते हैं कि सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि जो हमारा फैक्टर, जो फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करता है वो हमारा जैसे देखिए वहाँ पूरा लिखा हुआ है। इस चीज़ को जो हम पढ़ेंगे ना, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब हम बोल दे रहे हैं। आप सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। अगर मेरे जैसा अगर बोल पाते हैं दैट मीन्स आपके पास पूरा दिमाग में लॉड है। अगर नहीं बोल पाएंगे दैट मीन्स आप एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप लर्न नहीं किए। आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर दोगे। इस प्रकार से याद करना है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात आपको दिमाग कंसंट्रेशन करना और बोलना है कि हमारे पास हमारा जो फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करता है वो हमारा दो फैक्टर होता है। दो फैक्टर कौन कौन होता है? तो एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रेट को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उनमें से दो ऐसे फैक्टर हैं, जैसे पहला इंटरनल फैक्टर हो गया और दूसरा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो ये दोनों जो फैक्टर होते हैं, ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इंटरनल फैक्टर होता है। पहली बात इंटरनल फैक्टर के बारे में। तो इंटरनल फैक्टर की जब हम बात करते हैं हम लोग, तो इंटरनल फैक्टर में आता है हमारा सबसे पहले वो डिपेंड होता है प्लांट पे। तो इसलिए उसको कह देते हैं कि जो हमारा इंटरनल फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लांट। तो ये इसको प्लांट फैक्टर भी बोल देते हैं। एक मिनट मेरे दोस्त, चलिए। अब आपको मैं उज्जवल दिख रहा होगा, थोड़ा सा चमक दिख रहा होगा। मैंने लाइट ऑन कर लिया है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात है, ये हो गया इंटरनल फैक्टर, जिसको हम लोग प्लांट फैक्टर भी बोलते हैं। तो बोला एनसीईआरटी ने लिखा है कि द प्लांट फैक्टर, अब देखिए दिमाग में कैसे सेट किए हैं, उसको याद किए हैं और किस प्रकार से एक्सप्लेन करें। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है जिस कारण से फोटोसिंथेसिस के रेट में इफेक्ट होता है। तो पहला नंबर ऑफ लीफ हो गया, दूसरा नंबर ऑफ स्टोमाटा हो गया, तीसरा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया, चौथा साइज ऑफ लीफ हो गया, पांचवा मतलब ये साइज हो गया, फिर साइज और एज
ऑफ लीफ हो गया, और फिर हमारा ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स हो गया, फिर हमारा कितना हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स हो गया, फिर हमारा मेसोफिल सेल हो गया, फिर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल हो गया, फिर लास्ट में आता है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन ये इतने पे मतलब बोला गया कि इसमें इंक्लूड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। फिर लास्ट एंड लिखा है, देखिए कुछ वर्ड लिखा है, देखिए यहाँ पे इस वर्ड को पढ़िए आप, क्या लिखता है कि द प्लांट, हम देख के नहीं पढ़ रहे भाई, मेरे दिमाग में सब लॉर्ड है, ठीक है। द प्लांट फैक्टर जो होता है, जो प्लांट और हमारा इंटरनल जो फैक्टर होता है वो मतलब बोलते हैं ना कि आर डिपेंडेंट ऑन किस पे, जेनेटिक प्री डिपोजिशन पे, मतलब एंड प्लांट ऑफ ग्रोथ। बोला गया कि प्री डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि प्लांट का ग्रोथ कितना होने वाला है, ठीक है, चाहे कहाँ तक होने वाला है, ये समझ में आ गया। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब बात करने वाले इस बारे में कि कहने का मतलब ये है बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक्सटर्नल जो होता है हमारा, एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे किस पे होता है वो, तो जो बोलते हैं कि एक्सटर्नल जो फैक्टर होता है वो मेजर फोर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे पहला हो गया लाइट, दूसरा हो गया हमारा CO2 कंसंट्रेशन, तीसरा हो गया हमारा टेम्परेचर, और चौथा हो गया हमारा वाटर। तो जो सबसे पहले बात करेंगे लाइट के बारे में, तो उससे पहले बात करेंगे हमारा एनसीईआरटी में कुछ एक वर्ड दिया गया है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो पहला समझो ये बात को, एक्सटर्नल फैक्टर क्या कहना चाहता है। एक्सटर्नल फैक्टर ये कहना चाहता है, यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ये कहना चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर देखिए हम जो बोल रहे हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, तो पहला सनलाइट, चाहे लाइट बोल सकते हो उसे, CO2 कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा वाटर। बोला गया कि इन सभी जो हमारे होते हैं ये साइमल्टेनियसली इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, साइमल्टेनियसली करते हैं सबको फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है, इन चारों में से एक ऐसे होते हैं जो मेजर फैक्टर हो जाते हैं, जो वो मेजर फैक्टर होते हैं जो लिमिटिंग होते हैं, दैट मीन्स जो सबसे कम होते हैं। नहीं समझे, यही बात सबको समझ में नहीं आता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है नहीं आया होगा, क्लियर, हमको पता है कि नहीं आया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है भैया और मेरे बहन, ये कहने का मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि जैसे देखिए 4 भाई है, तो 4 भाई है, तो 4 भाई में से बोला गया सारों कोई मम्मी को प्यार करता है, सारा कोई मम्मी को प्यार करता है, चारों भाई मम्मी पापा को पूरा का पूरा प्यार करता है, पूरा का पूरा प्यार करता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जो 3 भाई कहीं और चल जाता है और एक ही भाई जिसके पास पैसा कम होता है वही माँ बाप के पास होता है, जो उसका क्या होता है, उसी का लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। कम पैसा होता है फिर भी माँ बाप को साथ दे रहा है, तो कौन हुआ, लिमिटिंग फैक्टर हमारा 1 होता है मात्र। तो एक ऐसा समय आता है जो मात्र 1 पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो देखो 4 भाई था, चारों भाई ने माँ बाप को पूरा का पूरा सपोर्ट किया शुरू में, लेकिन जब एक समय आ जाता है जब दुनिया में बोलते हैं ना कि सब कोई कामयाबी कर लेता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई ये बन गया, कोई पुलिस बन गया, तो सब चला जाता है। तो एक बेटा अगर कुछ नहीं बन पाता है, जो लिमिटिंग होता है मतलब कम अमाउंट में होता है, सब ऑप्टिमल लेवल, देखो लिखा है ना, तो यहाँ का लिखा है, देखो सब ऑप्टिमल लेवल लिखा हुआ है। तो सब ऑप्टिमल लेवल पे जो होता है वही लास्ट में डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। एम आई क्लियर? आप समझे? सर आप नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत, समझ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको, मतलब तुम समझ लो माइंड का क्या है सो, इसलिए अब समझ में आना चाहिए कि 4 भाई था। देखो भाई मेरे कहने का मतलब ये है ना कि समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना। तो मास्टर इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करता है जो बच्चा समझ सके। बट कोई बात नहीं भाई, मेरा पवन जी क्लासेस जिंदा है, अभी भी मरा नहीं हुआ है। पवन जी क्लासेस तब तक जिंदा रहेगा जब तक आपका सारा डाउट क्लियर ना हो जाए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि 4 भाई था, 4 भाई में सबको सपोर्ट किया शुरू में, सबको साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहा था, बट एक ऐसा समय आया जिसमें एक ही काम आया, एक ही जो लिमिटिंग था। लिमिटिंग मतलब सब ऑप्टिमल लेवल पे था। सब ऑप्टिमल लेवल का मतलब जो कम अमाउंट में था, कम अमाउंट में। जैसे एग्जाम्पल बताएं आपको, अब चलिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एकदम एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, सॉरी भाई, एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, समर है, विंटर, मान लीजिए क्या है, विंटर।
अब विंटर में क्या होता है, विंटर में होता है हमारे पास क्या, विंटर में मान लीजिए सुबह 6 बजे की बात कर रहे हैं। सुबह 6 बजे क्या होती है, सुबह 6 बजे है ना लाइट कम होती है, लाइट क्या होती है, कम होती है। और टेम्परेचर क्या होती है, मान लीजिए कि टेम्परेचर मेरा 12 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं। विंटर में, ठंड के दिनों में सुबह सुबह क्या होती है, लाइट तो आती नहीं है। तो बताइए सब ऑप्टिमल, देखिए हम एक वर्ड समझाना चाहते हैं, सब ऑप्टिमल लेवल जब बोलेंगे तो मतलब मिनिमम, ठीक है। और जब बोलेंगे कि ऑप्टिमम, सिर्फ बोलेंगे ऑप्टिमम तो बोलना मैक्सिमम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लाइट क्या है, सब ऑप्टिमल लेवल पे है, तो लाइट कम अमाउंट पे, जबकि टेम्परेचर अभी भी क्या है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे सुबह वाले 6 बजे, 6 बजे किस पे डिपेंडेंट हो गया, तो लाइट पे डिपेंडेंट हो गया। अब बात करते हैं 12 बजे की बात। अब बताइए 12 बजे क्या हुआ, लाइट आ गया। बताइए लाइट आ गया, लाइट क्या हो गया, ऑप्टिमम हो गया, लाइट क्या हो गया, ऑप्टिमम हो गया। बट अभी भी टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए टेम्परेचर कुछ लाइट आने के कारण से मान लीजिए हो गया 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी टेम्परेचर भी क्या है, कम है, क्योंकि ठंड के दिनों में पता है कि टेम्परेचर कितना कम होता है, लाइट आ जाता है फिर भी टेम्परेचर क्या होता है, 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब 18 होता है, या आप अपने अंदाज से जो कह सकते हैं। तो अभी अब क्या हुआ, 12 बजे टेम्परेचर कम हो गया। तो जब टेम्परेचर कम हो गया तो टेम्परेचर पे डिपेंड हो गया रेट। तो रेट अगर टेम्परेचर पे डिपेंड है तो आप कुछ भी बढ़ा लो, CO2 बढ़ा लो, वाटर बढ़ा लो, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो भाई साहब, कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट पे। जब तक टेम्परेचर कोई तरह का है ना ज़्यादा कम नहीं होगा, तब तक कोई तरह का इफेक्ट शो नहीं करेगा। एम आई क्लियर। तो कहने का मतलब ये था कि जो लाइट पे डिपेंडेंट, जब सुबह लाइट पे डिपेंडेंट था, तो लाइट पे डिपेंडेंट है तो लाइट कम ज़्यादा होगा तो रेट पे रेट क्या होगा, इफेक्ट होगा। और तुम कुछ भी बढ़ा लो, CO2 बढ़ा लो, टेम्परेचर बढ़ा लो, वाटर बढ़ा लो, कोई इफेक्ट देने वाला नहीं है। एम आई क्लियर। नहीं समझ में आ रहे हो, हम फिर समझा रहे हैं, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, फिर समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है 12 डिग्री सेल्सियस, लाइट की अपेक्षा लाइट कम होता है। अरे सुबह सुबह लाइट कहाँ होता है 6 बजे यार, ना मतलब भगवान क्या सूर्य को पहले जगा देता है क्या, ऐसा नहीं है भाई। मतलब विंटर के दिनों में लाइट नहीं होता है, सुबह सुबह बहुत कम होता है। तो क्या होता है, लाइट की मात्रा जो होता है वो बहुत कम होता है, तो लाइट पे डिपेंडेंट होता है। जब लाइट पे डिपेंडेंट होता है तो हमारा रेट जो है वो लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लाइट जब बढ़ेगा घटेगा तो रेट बढ़ेगा घटेगा। और अगर तुम और उसके अलावा कुछ भी बढ़ा लो, CO2 बढ़ा लो, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ और बढ़ा लो, टेम्परेचर बढ़ा लो, वाटर बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे बोले ना कि 4 भाई था, भाई मेरे 4 भाई में से 4 भाई था, चारों भाई में से है ना एक ही भाई डिपेंडेंट रहा माँ बाप का, ठीक है, डायरेक्टली, जो देख सकता है उसको, मतलब उसको खिला सकता है, उसको कहीं पे ले जा सकता है। वो तीनों भाई कुछ उसको डायरेक्टली डिपेंडेंट हुआ क्या, नहीं, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्या इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो दूर से क्या करेगा, माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, हैं। तो जो साथ में वही ना सब चीज़ कर रहा है, समझ पा रहे हैं मेरे भाई। अभी आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, मम्मी पापा नहीं है आपके सामने, तो आप कुछ कर पा रहे हैं, मम्मी पापा नहीं, लेकिन जो छोटा बहन होगा ना, छोटा भाई होगा ना, वो मम्मी पापा को रेगुलर देखता होगा, रेगुलर बोलता होगा, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट कौन हुआ, वही हुआ जो सामने है। क्लियर। अभी इसमें अब क्लियर हो गया, तो वही बोला गया। तो अब एक कॉन्सेप्ट देखो आगे, यहाँ देखो, अब यहाँ क्या है, देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यही बोलता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है मेरे भाईजन, है ना, सुनो जरा गौर सुनो। कहता है कि वैसा बायोकेमिकल प्रोसेस अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर कंट्रोल कर रहा है किसी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो एक गिवन टाइम पे, एक गिवन पॉइंट पे सिर्फ एक फैक्टर क्या करेगा, एक ही फैक्टर कंट्रोल करेगा, और वो फैक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग होगा। दैट मीन्स सब ऑप्टिमल लेवल पे होता है। एम आई क्लियर। तो समझाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग है। हो सकता है मेरा बच्चा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट बुझिएगा कि बस आ गया, BMS ब्रेन में सेट, है ना, क्लियर। तो ये बोला। तो अब हम लोग इससे एक एग्जाम्पल दिया है। अब बताओ, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तुम बढ़ा लो ना, CO2 बढ़ा लो, मतलब ऑप्टिमम लाइट बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो,
होने वाला नहीं है। जब तक टेम्परेचर नहीं ज़्यादा होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं पहला जो हमारा है लाइट के बारे में। तो लाइट क्या कहता है, सुनो ध्यान से, गौर करो, एकदम कंसंट्रेशन रहो, गौर करो। कंसंट्रेशन करने के बाद लाइट के बारे में कि लाइट जो होता है उसका 3 पैरामीटर होता है। लाइट का कितना पैरामीटर होता है, 3 पैरामीटर होता है। लाइट का पैरामीटर कितना होता है, 3 होता है। पहला पैरामीटर क्या होता है, पहला लाइट क्वालिटी, क्वालिटी लिखा है, दैट मीन्स वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है। वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, तो हम जानते हैं रेड और ब्लू का वेवलेंथ मोर होता है, मोर इफेक्टिव होता है। दूसरा इंस्टीट्यूट ने बात करके रखा है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी में बोलते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में क्या होता है, लाइट का जो होता है लेस इंटेंस होता है, जबकि आफ्टरनून में क्या होता है, लाइट बहुत मात्रा में होता है, मतलब मोर इंटेंस होता है। थर्ड जब बात करेंगे थर्ड के बारे में, तो थर्ड हमारा आता है थर्ड आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोज टू लाइट, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट के बारे में बात करें कितना ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन जानते हैं कि डे जो होता है डे मतलब दिन में जो लाइट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब कहने का मतलब ये, जरा गौर कीजिएगा, है ना, गौर कीजिएगा, 1 मिनट। चलिए, अब कहने का मतलब ये है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पे बोले 3 पैरामीटर था जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था। लाइट में 3 पैरामीटर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। वो कौन होता है, तो लाइट इंटेंसिटी होता है। देखिए लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम क्या बोले कि फोटोसिंथेसिस को 3 पैरामीटर इफेक्ट करते हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी और थर्ड हमारा ड्यूरेशन टाइम, जो अमाउंट ऑफ लाइट होता है सो। लेकिन उनमें से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट कौन करते हैं, तो उनमें से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करते हैं कौन, हमारे, इसका बोलते हैं, इसका नाम लाइट इंटेंसिटी। अब लाइट में कहता क्या है, एकदम बहुत अच्छा कहानी है, सुनिए आप। इस बोले ना, इस वीडियो को आप सुनिए, सिर्फ आप तो एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, लेकिन आप सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाहता सुनिए। बोला गया यहाँ पे कि जब लो लाइट इंटेंसिटी होता है, जब लो लाइट इंटेंसिटी होता है तो रेट जो होता है ना, अब बता, लो लाइट इंटेंसिटी है, दैट मीन्स सिर्फ डिपेंडेंट किस पे होगा, लाइट पे होगा। तो वही बोला गया कि लो लाइट डेंसिटी पर हमारा जो होता है वो इंसिडेंट लाइट जो होता है, इंसिडेंट लाइट और हमारा जो होता है CO2 फिक्सेशन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, लाइट पे। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट होगा, जो रेट होगा डायरेक्टली। तो बताओ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वाला दिख रहा होगा। तो बता, यहाँ से अगर बोलेंगे ओ से ये की पॉइंट अगर बात मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट हो जाएगा। अब बताओ, ये लो लाइट इंटेंसिटी पर था, अब जब हाई लाइट इंटेंसिटी कर दिए, तुम खुद बोलो कि एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दिए तो बताओ, लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दिए तो बताओ लाइट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अब अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गया है, क्योंकि लाइट बढ़ गया है, और लाइट बढ़ गया तो मतलब ये लिमिटिंग नहीं है ना, ये ऑप्टिमम पे पहुंच गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया, तो लाइट अब डिपेंडेंट नहीं है। तो बताओ, अब जो रेट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वो अब एक कांस्टेंट में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। एम आई क्लियर, यस। अब एनसीईआरटी कहता है, एक नोटेबल पॉइंट बोलता है, इंटरेस्टिंग नोटेबल पॉइंट बोलता है कि अगर, है ना, अगर एक खुले स्थान पे अगर पूरा फुल लेंथ में अगर लाइट पड़े तो 10% लाइट में भी क्या हो सकता है, वो मतलब 10% में ही वो सैचुरेशन पॉइंट को कवर कर लेता है। बोल रहे हैं कि जैसे जहाँ पे सनलाइट पड़ता है वहाँ कोई तरह का छाया नहीं है, कोई तरह का छाया नहीं है, पूरा लाइट पड़ रहा है। जैसे मानो ये लाइट पड़ रहा है यहाँ पे पूरा एकदम ये पूरा है, तो पूरा लाइट का पूरा लाइट पड़ रहा है, तो ये अगर यहाँ पे लाइट 10% भी पड़ेगा ना तो 10% में भी इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये एक कांस्टेंट में चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंक्रीज नहीं होगा। सारा एनसीईआरटी में वही लिखा है, हम वही बता रहे हैं। अब कहना क्या चाहता है कि जो लाइट होता है वो नेचर में रेयरली लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, सिर्फ कहाँ होता है, जो लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रेट होता है वो लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिर्फ शेडेड रीजन में होता है जहाँ छाया होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट कम पड़ता है, जहाँ लाइट कम पड़ता है तो लाइट कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा डेंस फॉरेस्ट में, जहाँ पे घनेदार एकदम फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पत्ते उत्ते पूरे होते हैं तो वहाँ पूरे छाया बने होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कम लाइट कम होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही एनसीईआरटी लिखा है। और क्या कहना चाहता है, ये पूरा का पूरा बात हो गया मेरा। अब कहना चाहता है कि अगर लाइट को बढ़ा दिए, लाइट को पूरा बढ़ा दिए, लाइट को पूरा बढ़ा दिए तो क्या होगा।
तो लाइट को अगर पूरा बढ़ा देते हैं, अगर लाइट को पूरा बढ़ा देते हैं तो यहाँ लिखा है कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, नहीं बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो जब कोई पिगमेंट बर्न होता है तो एक वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम होता है फोटो ऑक्सीडेशन। क्या होता है मेरे भाई, फोटो ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखिए फोटो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये हुआ लाइट के बारे में बात हुआ। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में क्या बात करेंगे, एकदम सिंपली माइंड को कंसंट्रेशन रखिए, जो हम बोल रहे हैं वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमको पूरा का पूरा दिमाग में सेट है, बस आप लोगों को दिमाग में सेट करना है, सुनना है सिर्फ, ठीक है। अब कहना चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड में कि जो हम देखिए 4 हम पढ़े एक्सटर्नल में, कौन कौन, एक हम लाइट पढ़े, एक कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे, और तीसरा टेम्परेचर, और चौथा लाइट पढ़ेंगे, चौथा वाटर पढ़ेंगे। तो इन सभी चारों में से मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और लिख लीजिए 11th क्लास के बच्चियाँ और बच्चों, मेरे छात्रा, मेरे छात्र, मेरे लाल, मेरा सोना, जो भी है ना, आप लोग जो है मेरा, है ना, आप लिख लीजिए कि 11th क्लास में MCQ में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलिएगा कि ऑल एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ कहते हैं, और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे 4 होते हैं, उन चारों में से मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन होते हैं। ऑप्शन रहेगा लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, वाटर। बता पाओगे? अरे भाई लिखा हुआ है एनसीईआरटी में पूरा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फोटोसिंथेसिस का जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर? हम जानते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो होता है एटमॉस्फेयर में वेरी कम होता है, बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। कितना कम होता है, तो हम जानते हैं कि 0.03 से 0.04% होता है। तो हम लोग आज रखेंगे क्या कि इसका डायरेक्टली बोलेंगे 0.038, है ना, माइक्रोलीटर पर लीटर, ये भी बोल सकते हैं, या 380 ppm भी बोल सकते हैं। आपको जो मन है सो बोलिए, बट एनसीईआरटी में अगर लिखता है 0.03 से 0.4%, तो आप यही याद रखें भैया, मेरे बहनों, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे पुतलो, है ना। आगे सुनो, अब लिखा गया है कि अगर हम लोग CO2 कंसंट्रेशन को 0.3 से 0.5 जो दिया गया था, अगर 0.5 तक ले गए तो वहाँ पे CO2 फिक्सेशन रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके ज़्यादा बियॉन्ड कर दिए, उससे ज़्यादा कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा। क्लियर? आगे सुनिए, अब बात करते हैं C3 और C4 प्लांट के जब बारे में बात करते हैं, तो C3 और C4 प्लांट के बारे में जब बात करते हैं तो बोला गया, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर। अब देखो C3 और C4 प्लांट के जब बात करते हैं तो वो दोनों क्या होता है, डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बात करेंगे एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लो लाइट इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो वो हाई CO2 कंडीशन, है ना, पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। समझ रहे मेरी बात? अगर लो लाइट इंटेंसिटी दी है तो वो हाई CO2 कंडीशन, है ना, पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जबकि जब देते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी देते हैं तो दोनों को ही करता है। और जब बात करेंगे C4 का जो हमारा सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, CO2 सैचुरेशन पॉइंट जो आता है, CO2 सैचुरेशन पॉइंट किसका, C4 प्लांट का, वो आ जाता है हमारा कितना, यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आता है। जबकि ये रिस्पॉन्ड कर देता है, जबकि हमारा जो C3 प्लांट होता है वो कितने पे आता है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे रिस्पॉन्ड करता है हमारा कौन, C3 प्लांट। और कहने का मतलब है दोनों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, C3 प्लांट को मिलता है। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट क्या होता है, एक हाई CO2 कंसंट्रेशन उसको मतलब एक तरह से जब रिस्पॉन्ड जब करता है तो उसको एक ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया टोमेटो और बेल पेपर। क्यों? क्योंकि अधिक प्रोडक्शन हो, हायर प्रोडक्शन हो, है ना, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो, तो इस कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड का कारण होता है। क्लियर? एम आई क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे की ओर बात करते हैं। तो लास्ट आता है हमारा टेम्परेचर और वाटर। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर द टेम्परेचर कंट्रोल। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके बारे में क्या कि टेम्परेचर के बारे में जब बात करते हैं तो टेम्परेचर में क्या दिया गया है कि हम जानते हैं
कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम पे डिपेंड होते हैं। अब ये कंट्रोल कौन करता है? टेम्परेचर। देखो कहने का मतलब है लाइट भी डिपेंडेंट होता है और डार्क भी होता है, बट मोस्टली अगर बोलेंगे तो डार्क होता है और ज़्यादा बोलेंगे तो भी डार्क होता है। कहने का मतलब है कि जो इसमें देखो उसमें क्या था, C3 जो हमारा C4 था वो 360 पे ही रिस्पॉन्ड कर दे रहा था, है ना, लेकिन जो C4 था वो 360 पे कर रहा था, लेकिन जो हमारा C3 था वो 450 पे रिस्पॉन्ड कर रहा था, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे कर रहा था। लेकिन जो टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर में जो C4 प्लांट होता है ना, हायर टेम्परेचर रिस्पॉन्ड करता है, हायर टेम्परेचर रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि इसके पास ये हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करता है, जबकि C3 उससे कम होता है, C4 से। तो हम लोग CO2 में क्या देखें कि C3 का जो सैचुरेशन पॉइंट था वो कितने पे आया था? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आया था, और हमारा C4 का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट जो आया था वो हमारा 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे आया था। लेकिन टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो इसमें C4 प्लांट जो होता है वो C4 प्लांट हायर टेम्परेचर रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि ये हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करता है, और जो C4 होता है ये रिस्पॉन्ड करता है मतलब कम लोअर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करता है। और बोला गया कि अदर भी डिपेंडेंट होते हैं हैबिटाट, जैसे बोलेगा ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं हायर टेम्परेचर पे होते हैं, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, और जो होते हैं अदर किसके देन तो प्लांट अडेप्ट टू टेम्परेचर क्लाइमेट, है ना। ये तो बात क्लियर हो गया। अब वाटर के बारे में कहते हैं। अब पूछेगा एक क्वेश्चन, हम बोले थे कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है? इन चारों में से CO2 बोलना, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है मेरे दोस्त कि इन चारों में से सारे को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के रेट को, बट इनमें से कौन है, ये चारों नहीं कर रहे थे, बोल रहे भी इनमें से कौन है जो इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट? तो बोलना वाटर। तो क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सटर्नल फैक्टर विच विल बी अफेक्टेड इनडायरेक्टली? ऑप्शन आएगा CO2 कंसंट्रेशन, लाइट, वाटर, टेम्परेचर। तो तुम क्या मारेगा? वाटर मारना, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्टली होता है, लिखा हुआ देखो, रेदर देन डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। अब बोला जाता है कि इनमें क्या होता है, जब पानी की कमी होता है ना, तो पानी कमी जब होता है तो पत्ती क्या होता है? सूख जाता है। पत्ती सूखता है तो फ्लैसिड में आ जाता है। किस में आता है? फ्लैसिड में आ जाता है। और जब फ्लैसिड में आएगा तो सरफेस एरिया कम हो गया। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, जब पानी कम होता है ना तो स्टोमाटा बंद हो जाता है। क्या होता है? स्टोमाटा बंद हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे CO2 की कमियाँ आती है। क्लियर? तो दो बात याद रखना था, ठीक है। और लिखा है कि रिड्यूसिंग ऑफ सरफेस एरिया, आपको पता है कि जब फ्लैसिड करेगा तो कहते सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और साथ में बोला गया है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, और साथ में हमारा जो मेटाबॉलिक होता है वो भी कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त होता है। तो ये सारी कहानियाँ था हमारा किसके बारे में? हमारा सारा कहानियाँ था इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। बताइए कैसा लगा आपको, आप बताइएगा, हम लास्ट में सुनना चाहेंगे आपसे। और हम ये कहना चाहेंगे आप लोग से बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। क्या बोलना चाहूँगा मैं आपसे? बहुत बड़ा थैंक यू। अब लिख देता हूँ मैं थैंक यू, इसे आप अच्छे से कॉपी में दर्ज कर लीजिएगा, है ना। सॉरी भाई, सॉरी, आप लोग मेरी राइटिंग नहीं समझ पाते हो ना। हे बोलो ना बाबू, थैंक यू बाबू, है ना। एम आई क्लियर? 28 मिनट हो चुका है। चलिए कुछ एक शायरी सुना देते हैं आपको हम, आप लोग को इंटरेस्टिंग में एक शायरी सुनाते हैं ना। कुछ इंग्लिश से सुनाएंगे, जो फैक्ट बात होती है वही सुनाएंगे, गलत कुछ नहीं सुनाएंगे भाई मेरे, है ना। सुन लीजिए तब चल जाइएगा। बोला गया है कि पैसेंस और साइलेंस के बीच में क्या क्वाइट्स है, सुनिएगा। बोलता है कि पैसेंस एंड साइलेंस, सुनिएगा जरा गौर कीजिएगा, कि पैसेंस एंड साइलेंस आर पावरफुल एनर्जी। वाह वाह, पैसेंस एंड साइलेंस आर पावरफुल एनर्जी। बोला गया पेशेंस मेक और मेंटलिटी स्ट्रांग एंड साइलेंस मेक और इमोशनली स्ट्रांग। भाई साहब मतलब क्या ही बताएं, इतना खतरनाक लेवल वाला शायरी बताया ना, जो आप इसको समझे ना तो अपने लाइफ में इसको जब इन्वॉल्व कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा।
फिर से बोलते हैं कि पैसेंस एंड साइलेंस आर पावरफुल एनर्जी। पैसेंस मेक और मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंस मेक और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। थैंक यू बच्चों। इसी तरह पढ़ते रहे और बस बताते रहें कि किस प्रकार से आपको मिल रहा है लेक्चर, किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार सीखने को मिलता है। उस तरह कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट के थ्रू हम समझ पाते हैं, है ना। और आपको बताया जा रहा है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम पे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लें और उसमें जो भी चीज़ हो उसमें डाउट भेज सकते हैं, जो भी चीज़ हो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।